नमस्कार साथियों, एक्शन विचार न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज मैं सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध, विख्यात पीके लैब और उसके जो संचालक हैं आदरणीय डॉक्टर पीके गुप्ता जी, एमबीबीएस, एमडी, पैथोलॉजी से। दोस्तों, पीके लैब की बात करें तो पीके लैब अपने में इसलिए जाना जाता है कि आपकी रिपोर्ट की बड़ी विश्वसनीयता है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं थक हार कर एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको सही रिपोर्ट चाहिए तो आपको पीके लैब जाना होगा। तो निश्चित तौर पर आपने आदर्शों पर काम किया और वो आदर्श ही है कि आज इतने व्यस्ततम समय के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का एक्शन विचार न्यूज मंच में स्वागत करता हूं। साथ में जो आप सामाजिक कार्य करते हैं उसमें राखी बांधो आंदोलन एक शब्द आपने इजाज किया, वो क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। धन्यवाद। ये जो शब्द है वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मैं डॉक्टर बना और समाज की सेवा का प्रण लिया मैंने, तो काम करते करते मेरे मन में विचार आया कि कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा काम करूं जिससे मतलब डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से भी जुड़ा हुआ हो और समाज को भी हम कुछ दे पाएँ। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से 10 साल पहले हमने सोचा कि पेड़ों को राखी बांधने का एक अभियान शुरू किया जाए। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं उनके अंदर एक संस्कार पैदा किया जाए कि पर्यावरण के प्रति उनके अंदर एक संवेदना जगे, उनके साथ एक वो रिश्ता कायम करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्व की सबसे बड़ी राखी हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने जो लखनऊ का चिड़ियाघर है वहाँ पे नीम के पेड़ में बांधी थी। उसमें मीडिया ने इसको काफ़ी कवर किया। इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो यही था कि करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार, उसके पहले बच्चे पर्यावरण से भी जुड़े, राखी बनाएं और राखी, पर्यावरण राखी नाम दें उसका, और उसको अपने पौधों को जो उन्होंने रोपित किया उसको बांधें और एक उनके अंदर एक भाव पैदा हो कि हमें पर्यावरण के साथ रिश्ता बनाना है। तो ये अभियान लगातार चल रहा है और हम लोग सावन भादों के महीने में इस अभियान को प्रमुखता के साथ चलाते हैं। ये कहना तो बड़ा आसान है कि एक आंदोलन है या आप समझ लो कि एक छोटा सा काम, लेकिन ये जो बच्चों में प्रभाव डालता है, जो संस्कार बच्चों का बदलता है राखी बांधो आंदोलन के माध्यम से, उस पर भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? बिल्कुल, एज ए डॉक्टर मैं मानता हूँ कि जो संस्कार देने की उम्र है वो शुरुआती 12 साल तक होता है। बल्कि मैं कहूँ कि शुरुआती 4-5 सालों में तो और ज़्यादा लगता है कि बच्चा समझ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन वो आपके एक्शंस को वो परसीव कर रहा है। तो जो भी आप वैल्यूज़ देते हैं वो उसके मन जो उसका मन का पटल है उस पे वो अंकित हो जाता है। और जब कभी भी वो अपने इस पोजीशन पे आएगा अपने प्रोफेशनल कैरियर में या अपने लाइफ में, तो उस वो जो विचार है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ काम करने के लिए इस दिशा में प्रेरित करेगा। तो ये संस्कार देने का ही वक्त होता है और बच्चों को फोकस इसीलिए हम करते हैं कि भाई किताबों में तो सब कुछ लिखा हो कि पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, लेकिन जब उसको एक्शन के रूप में लेके आते हैं, बच्चों को इनवाइट करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण राखी बांधें, बच्चे उसको पौधे को रोपित करते हैं या रोपित पौधों को ही उसको बांधते हैं, तो वो उनके मन में विचार आता है कि भाई हम क्यों बांध रहे हैं। और फिर जब हम बताते हैं कि आप इसके साथ रिश्ता कायम कर रहे हैं, भाई बहन जैसे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उस तरह से ये पेड़ पौधे भी आपके भाई बहन जैसे ही हैं। तो ये संस्कार, एक वैल्यूज़ उनके अंदर जाता है और मैं इसको अपने बच्चों पे भी मैंने अडॉप्ट किया। वो बच्चे जो आजकल बड़े हो गए हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ करते हैं और उनके जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने आसपास के परिवेश को, पर्यावरण को अच्छा रखें, व्यवस्थित रखें, सुरक्षित रखें। संस्कार एक शब्द आपने कहा, संस्कार तो सही मायने में बड़ा मायने रखता है और ये एक ऐसा शब्द है, अमूल्य है। इसी प्रकार ये जो संस्कार है, आज के दौर में जो माता-पिता हैं, जिस तरीके से बच्चों को देना चाहिए, फिजिकल वर्क के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर कहीं कुछ चूक हो रही है, आपका मानना है? नहीं, बिल्कुल, ये जो उदारीकरण जब हुआ, जैसे ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से बहुत बच्चे जो है अपने-अपने शहर को छोड़ के हायर डिग्रीज़ के लिए दूसरे शहर में गए, उन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज़ ली
और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं। इस दौरान उनके अंदर समय की कमी, जाहिर सी बात है दोनों वर्किंग है तो समय की कमी हुई, और एक एकल परिवार भी आया, क्योंकि सबके पेरेंट्स सबके साथ नहीं रहते, क्योंकि उनकी ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं इंटरफियर होती है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि थोड़ी सी एक दूरी बनी रहे, लेकिन इन सब के बीच में भी एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो हैं चाहते हैं अपना समय देना, और बच्चे जो हैं जो वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो मतलब बहुतायत रूप में देखा गया है कि वो समय ना देने के कारण वो अपने बच्चों को जो है मोबाइल दे देते हैं, और जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ जाता है, और बच्चों में एक एकाग्रता की जो एक गुण है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और पेरेंट्स जो है वर्किंग, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो मोबाइल दे के कुछ समय अपना अपने व्यक्तिगत काम करते हैं या अपना समय निकालते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे कि बच्चों को कुछ समय के लिए ही आप मोबाइल दीजिए, जिस समय वो लगता है कि भाई वो मुझे कुछ उसमें कुछ सिखाना है, कुछ बताना है। इसके अलावा उनको फिजिकल एक्टिविटी में रखिए, उनको समय दीजिए, जिससे वो एक जो वैल्यूज़ हैं शुरुआती दौर के, उनके अंदर एक जो सीखने की ललक है वो आप उसको ख़त्म मत कीजिए। मोबाइल दे के आप उसकी जो मानसिक जो ग्रोथ है ना वो आप कम कर रहे हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर है, उसका अपना एक समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक जिम्मेदारी, वो भी धीरे धीरे वो आइसोलेशन में चला जाता है, डिजिटल वर्ल्ड में चला जाता है, और वो एक एडिक्शन का रूप ले लेता है। हम लोगों ने देखा है कि 12 साल के बाद तो बच्चे एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल से, और उनको जब जैसे आप विड्रॉ कर रहे हैं तो वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं। ऐसे हमारे जो साइकियाट्रिस्ट मित्र हैं वो बताते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो छिपी हुई है वो मतलब घर घर में देखने को मिल रहा है, इससे बचने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि भाई आज के पेरेंट्स जो हैं अपने आप को भी मोबाइल से जितनी ज़रूरत हो उतने में रहें, और बच्चों को भी मोबाइल से दूरी बना कर रखें, और सरकार से भी मैं अपेक्षा करूँगा कि खेलने की सुविधा डेवलप करें आसपास, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। स्कूलों में भी मैं चाहूँगा कि ये बात पेरेंट्स तक पहुँचे, और एक कंसेप्ट है कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग जो होता है उसमें ये बात रखी जाए। और कभी-कभी मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ-साथ दादा-दादी और नाना-नानी या घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ ही मीटिंग इन बच्चों के साथ कराई जाए, जिससे कम से कम एक वैल्यूज़ जो उनकी अच्छी बातें हैं इन बच्चों तक पहुँचे। एक 2016 में एक शब्द आया था वेलनेस, और आज उस पर बड़ा काम हो रहा है, कई वर्गीकरण उसके हो चुके हैं। कुछ इस पर भी हम चाहते हैं कि दर्शकों को बताया जाए। चूँकि मैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हूँ और मैं जांच का विशेषज्ञ हूँ, बीमारी की गंभीर अवस्था को मैंने देखा है, क्योंकि मैं SGPGI के बगल में हूँ, ये टर्शरी केयर सेंटर है, तो लोग गंभीर अवस्था में यहाँ पे आते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता था कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये एक शब्द है इलनेस, उसी का जस्ट रिवर्स वर्ड है वेलनेस, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ, यानी कि आप अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जांच के माध्यम से, अपनी जागरूकता के माध्यम से उस बीमारी को होने ही मत दीजिए। यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, और प्लस अपने जो सामान्य जांचें होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी जांचें नहीं जो आजकल कॉर्पोरेट कर रहे हैं वेलनेस चेकअप के नाम पे, वो बिल्कुल हम उसको इनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन अपने डॉक्टर से मिलकर, पैथोलॉजी डॉक्टर से मिलकर कुछ बेसिक रिलेवेंट टेस्ट आप करा सकते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि आप फिट हैं, मतलब फिजिकली फिट हैं। उसके बाद एक काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से, जिसको हम वेलनेस कंसल्टेशन बोलते हैं। उसमें वो डॉक्टर बताएं कि आप बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, या आप शारीरिक रूप से आपकी रिपोर्ट देख के वो बता सकते हैं, और आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि यस मैंने अपना एग्जामिन करा लिया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और साथ में ये भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि स्वस्थ का जो परिभाषा है जो WHO ने दिया है, वो कहता है कि केवल एक कोई बीमारी नहीं है और आप ये सोचिए कि आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। आपको इट इज़ ए फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो ये वेलनेस वर्ड उसी का एक हिस्सा है, जिसमें हम बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं और बीमारी होने ना पाए, इसलिए आप इस दिशा में सोचिए और अपने जांच और जागरूकता के माध्यम से अपने आप को फिट रखें, जिससे आप एक प्रोडक्टिव व्यक्ति बने और समाज के लिए उपयोगी बने। हमें लगता है सामाजिक सरोकार मंच जो आपका है ये उसी से जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड लाइक माइंडेड पीपल। इसमें जो भी अच्छे लोग हैं
उनका एक ग्रुप बना हुआ है। कुछ जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ विचारों के माध्यम से एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ जो है ज़मीन पर उतर के एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ जो है एक अच्छे संदेश देते हैं। एक अच्छी सोच के साथ बड़ा एक ग्रुप जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको मैं बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ कि उनके विचारों से मैं भी प्रभावित होता हूँ, मेरे विचारों से वो भी प्रभावित होते हैं। कुछ अच्छा एक एक्टिविटी, एक अच्छा कुछ करने की एक बात उसमें होती है और हम उसको करते भी हैं। ये सोच जो है आपके आप ही की उपज माने या कब आई आप में? ये हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे पैथोलॉजी की प्रैक्टिस, तो मैं चूँकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ और एक वर्ड मैंने दिया सोशल पैथोलॉजी, यानी कि जो पैथोलॉजी है बेसिकली बीमारी का निदान और शरीर के अंदर जो विकार है उसकी पहचान, जिसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया समाज से। इसको वर्ड मैंने दिया सोशल पैथोलॉजी, यानी कि समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में आपके परिवेश में जो गंदगी है, जो पर्यावरण आपका सुरक्षित नहीं है तो गंदगी है, उस गंदगी का असर आपके शरीर पर पड़ रहा है। आप डेंगू मलेरिया आप पनप रहे हैं क्योंकि आसपास चारों तरफ गंदगी है। तो ये शब्द आया कि वहाँ से हमने सोचा कि भाई कैसे हम इसको अपनी बात को कैसे पहुँचाएं, तो ये वेलनेस वर्ड उसी समय आया और इसको हम लोगों ने फिर आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे बात जो है बहुत दूर तक गई। मोदी सरकार ने भी ये आरोग्य की बात की और वेलनेस की बात की। उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स उन्होंने पूरे देश भर में खोला, जहाँ पे जांच और जागरूकता की बात होती है, दवाई की बात कम होती है। यानी कि दवाई जितना कम से कम ज़रूरत पड़े उतना ही अच्छा है, लेकिन हाँ, मजबूरी है, अगर इमरजेंसी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो वो उसके लिए दवा की ज़रूरत है। लेकिन ये होने ही ना पाए, उसके लिए परिवेश आपका सुरक्षित हो, आपका वातावरण सुरक्षित हो, आप मन से स्वस्थ हों, ज़ाहिर-सी बात है कि आप फिट रहेंगे और जब फिट रहेंगे तो आप परफ़ॉर्म करेंगे। कई वर्षों पहले आपने एक शब्द दिया था एससीआर, और वो एससीआर किसी दूसरे उद्देश्य से आपने दिया था, लेकिन आज वो हमारे प्रदेश का मुख्य शब्द बन गया है। तो एससीआर आपने किस भावना के साथ दिया था? बेसिकली दिल्ली में मैं कभी-कभी जाता रहता था, तो वहाँ पे एनसीआर का कंसेप्ट था। जो एनसीआर में रहते हैं वही बोलते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो नेशनल कैपिटल रीजन हुआ। इस जगह हमने कहा लखनऊ ग्रो कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, तो क्यों ना एक इसके चारों तरफ के जो ज़िले हैं, जो छोटे-छोटे ज़िले हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ से माइग्रेशन हो रहा था लखनऊ में, तो सारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा था। बेहतर है कि उनको वहीं पर रोक दिया जाए। तो इसका वह शब्द मैंने दिया था स्टेट कैपिटल रीजन, एनसीआर से प्रभावित होके। स्टेट कैपिटल रीजन ये शब्द आया चूँकि हम लोगों का एक जॉर्जियन बैच मीट हो रहा था, तो हमने कहा आसपास के जो लखनऊ के आसपास के जो छोटे-छोटे कस्बे या शहर हैं, वहाँ के भी लोग आए यहाँ पे लखनऊ में, तो हमने कहा स्टेट कैपिटल रीजन, वो शब्द आया और लोगों को बात पहुँची और आज प्रदेश सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया कि हम राजधानी के चारों तरफ का जो छोटे-छोटे या छोटे-छोटे शहर हैं, उनको भी डेवलप करें, जिससे वहाँ से माइग्रेशन ना हो। जो रायबरेली में रुक जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी लेवल का हो जो लखनऊ में है और वेल कनेक्टेड कर दिया जाए मेट्रो से और इससे और उससे। इससे ओवरऑल ग्रोथ होगी और जो है माइग्रेशन रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा लखनऊ का। ये शब्द स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, इसके लिए भाई बहुत-बहुत बधाई स्टेट गवर्नमेंट को। आज आपका एक समूह है, मतलब प्रबुद्ध डॉक्टरों का एक समूह है, जिसे प्राकृतिक चिकित्सा सेवा के रूप में जाना जाता है, और उसके लिए आप सारे लोग इकट्ठा होते हैं। क्या है वो? बेसिकली लखनऊ की जो पीजीआई है, इससे 12 किलोमीटर दूर एक प्रकृति भारती एक केंद्र है, जो बिंदुओं में स्थित है। वहाँ पे बिल्कुल एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। वहाँ पे लगभग 150 डॉक्टरों का ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हफ्ते में 1 दिन वहाँ पे निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क दवाइयाँ और अपनी सर्विसेज देता है। साथ में जो 150 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं लगभग, वो अपने-अपने संस्थानों में अगर वहाँ से अगर मरीज़ आता है, तो उनको मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं और उनकी जो भी मदद हो सकती है, हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे गाँव-गाँव में लगभग कई कैंप हो चुके हैं, जिसमें हमारे और भी डॉक्टर्स जो केजीएमसी के हैं, लोहिया के डॉक्टर्स हैं, प्लस ये आपके सरदार पटेल डेंटल कॉलेज के बच्चे हैं। इन समूह का एक बड़ा समूह है, जो उसमें समूह मेरा समूह छोटा है, लेकिन हम लोग उसको लीड करते हैं और बहुत बड़ा कैंप हम लोग गाँव-गाँव में करते हैं। एक अभी एक कनेक्ट जिसको बोलते हैं कि कम्युनिटी कनेक्ट,
डॉक्टर्स को मौका नहीं मिलता है कि हम डायरेक्ट पब्लिक के बीच में जाके 1 to 1 तो हम लोग पब्लिक में रहते हैं, लेकिन एक समूह में नहीं रहते हैं। तो एक ये भी प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। कम से कम 6-7 गाँव में एक कैंप हो चुके हैं और एक साथ 100 गाँव में कैंप होता है। बड़ा उसका एक ग्रुप है, उसका एक छोटा रूप हम लोग हर हफ्ते जो हम सेवाएं देते हैं वो लगातार ये अनवरत चल रहा है पिछले 2 सालों से। और इसमें सारे डॉक्टर्स अच्छी सोच के साथ जुड़े हुए हैं, अपना समय भी देते हैं, अपना व्यवस्था भी देखते हैं, दवाइयाँ हम लोगों के कंट्रीब्यूशन से आती हैं। तो एक अच्छा एक फील गुड माहौल होता है। डॉक्टर्स भी लगता है कि हम एक कम्युनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट जो आखिरी व्यक्ति है समाज का उसको हम डिलीवर कर पा रहे हैं कुछ। हमारे दर्शकों में एक बहुत जानने की इच्छा रहती है कि डॉक्टर इतना फिट कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, क्योंकि वो फील करते हैं कि हम लोग 50 वर्ष की अवस्था में ही बहुत कुछ। तो क्या है आपका दिनचर्या? नहीं, चूँकि हम लोग बीमारियों को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो लगता है कि भाई हम अपने आप को फिट रखें, क्योंकि डॉक्टर एक रोल मॉडल होता है फिटनेस के प्रति। और लोग कहते भी कि हम बीमार होते हैं तो लोग कहते हैं अरे डॉक्टर साहब आप कैसे बीमार हो गए, लेकिन नहीं, शरीर है, बीमारी हो सकती है, लेकिन हाँ, बीमारी कम से कम हो, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर पाएँ, इसलिए हमारी दिनचर्या बड़ी अच्छी होती है। हम जल्दी सवेरे उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, प्राणायाम, ध्यान, योगा करते हैं और अच्छी सोच के साथ अपने संस्थान में पहुंचते हैं। अब हम लोग 7 दिन काम करते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी फिट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप फिट होते हैं तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, तभी आप दूसरों को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके लिए आहार विहार विचार की जो मैं बात करता हूँ वो अपने पर भी लागू होना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं कुछ अपवादों को छोड़ के। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर से महसूस करते हैं कि हमें अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम जो करते हैं वो समाज भी देखता है। और जब हम पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर टी.सी. गोयल साहब। वो कहते थे कि यू शुड लुक लाइक डॉक्टर, यू शुड बिहेव लाइक डॉक्टर एंड यू शुड वर्क लाइक डॉक्टर। तो एक समाज का वो सिविल सोसाइटी का वो चेहरा है जो बच्चे उससे इंस्पायर्ड होते हैं, तो उसको हमको मेंटेन रखना है। लेकिन अब समय के साथ साथ उदारीकरण में भी ये प्रोफेशन भी प्रभावित हुआ है, लेकिन उसमें भी अभी भी अच्छे लोग हैं जो सेवा के भाव से आते हैं इस प्रोफेशन में। दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज़ की तरफ से आज जो मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से, आप बहुत ही सुप्रसिद्ध और बौद्धिक विचारों के धनी हैं। बातचीत और चर्चा तो बहुत हो सकती है, समय का भी हम लोगों का बंधन रहता है। तो आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए जो आज आपने समाज को एक मैसेज दिया, उसके लिए एक्शन विचार न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार, शुक्रिया, जितने भी शब्द हैं वो सब आपके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपने मौका दिया और हमको अच्छा लगा कि हमारी बात जो है हज़ारों लोगों तक पहुँचेगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।